नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य से जुड़े 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज हम चला रहे हैं और उसका आज हम सब पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंतर्गत हम सब 25 अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा जिसमें हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद हिंदी साहित्य पे क्लिक करके सभी पिछले पार्ट को देख पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहां पे कह रहा है कि शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो कि शिवदान सिंह का लेख था। पत्रिका का नाम यहां पे दिया है हंस, जागरण, आलोचना, विशाल भारत। तो अगर आप सब साथ में आंसर करते चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के सही आंसर आते हैं। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विशाल भारत। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हिंट आपको मिला है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, तो भारत की बात हुई है तो विशाल भारत है ना। ये विशाल भारत एक पत्रिका थी, इसमें शिवदान सिंह का लेख क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और वह जो लेख था वो क्या था, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। हिलोल नामक रचना के रचनाकार कौन है। नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। हिलोल नामक जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, हिलोल जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं वह है शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है। नागार्जुन, त्रिलोचन, अगेय, मुक्तिबोध। तो बहुत ही जबरदस्त सभी प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न नेट, जीआरएफ, साथ ही साथ यहां पे जो स्पेशली हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बीएड के पेपर देने वाले उनके लिए, या फिर आप उन परीक्षाओं को दे रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा त्रिलोचन। ठीक है, याद रखिएगा सबका अपना आकाश ये जो काव्य संग्रह है ये त्रिलोचन जी का है। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राह के दीपक किसकी रचना है। राह के दीपक, राह मतलब होता है रास्ता है ना। तो राह के दीपक इसके रचनाकार कौन है। रांगे राघव, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, अनूप अशेष। तो यहां पे सही आंसर आपके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। फाइनली जब मैं आंसर बताऊं तो आप मैच कर सकते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रांगे राघव। राह के दीपक, तो राह यहां पे क्या रहा है, राह, और यहां पे भी राह, तो इससे आपको हिंट मिलता है ना। राह के दीपक किसकी रचना है, रांगे राघव की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संचय की एक रात का कथानक किसके संबंधित है। संचय की एक रात का जो कथानक है वह किससे संबंधित है। कृष्ण कथा से, महाभारत से, राम कथा से, या कोई नहीं। संचय की एक रात, तो आई थिंक आपके अंदर इसका आंसर आ गया होगा, आप लोगों ने मेंशन भी कर लिया होगा। सही आंसर यहां पे जो रहेगा वो रहेगा राम कथा। संचय की एक रात किससे संबंधित है, यह है राम कथा से। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह कौन से वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था ये, 1943 में। कब हुआ था, 1943 में, 1943 में। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आई विश आप सब भी सही आंसर भी यहां कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है। आंगन के पार द्वार ये जो काव्य संग्रह है वह कितने खंडों में विभक्त है। 2, 3, 4, 5। तो आप भी कोशिश कीजिए इस प्रश्न का आंसर देने का। तो अगर सही आंसर की बात करें तो वह कितने काव्य में है,
कितने खंडों में है? तो है 3। आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है यह 3 खंडों में विभक्त है। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दुख सबको मान्यता है किसने कहा है? दुख जो है वह सबको मान्यता है या किसने कहा है? निराला, मुक्तिबोध, अगेय या नेमिचंद्र जैन? ये किसने कहा है कि दुख जो है वह सबको मान्यता है? हम सब बर्तन को मानते हैं ना, तो यह किसके द्वारा कहा गया है कि दुख जो है वह सबको मान्यता है? क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा अगेय। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और देखिए मैच कीजिए, क्या आपने सही आंसर को यहां से पिक किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1947 में अगेय ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद भी हुआ और इसी वर्ष अगेय ने पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली। तो वह पत्रिका जो थी कौन सी थी? हंस, प्रतीक, रूपाभ या समन्वय? तो आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा प्रतीक। याद रखिएगा 1947 में अगे ने जिस पत्रिका का संपादन किया जिसके द्वारा प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली वह था प्रतीक। ठीक है, यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं वह किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या उपयुक्त सभी? धर्मवीर भारती याद आया कुछ आपको? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा दूसरा सप्तक। ठीक है, धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं वह जिस सप्तक में प्रकाशित हुई थी वह था दूसरा सप्तक। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर यहां से गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, समकालीन समीक्षा के अस्तित्ववादी किससे घोषित किया गया है? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अगेय को, नागार्जुन को, निराला को या मुक्तिबोध को? तो अगर आप नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपरटेट की कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही उपयोगी सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। और ये पूरा कंप्लीट 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा जो कि आज आपको पार्ट 2 के अंतर्गत मिल रहा है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रश्न संख्या 11 का, वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, अगेय। याद रखिएगा समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी जो घोषित किया गया वह अगेय को किया गया है। तो यहां पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, ये जो कथन है वह किसका है? अगेय की है, जगदीश गुप्त की है, दिनकर की है या मुक्तिबोध की है? मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, यह जो कथन है वह किसका है? तो यह कथन किसका है? दिनकर जी का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था, प्रयोगवाद का जो सबसे बड़ा दोष था वह क्या था? लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीन के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों का विरोध या फिर नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव? अगर यहां पे आप ध्यान देंगे, प्रयोगवाद का जो सबसे बड़ा दोष था वह क्या था? वह था आपका लोक कल्याण की उपेक्षा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वह किस सप्तक में स्थान प्राप्त कर सकी है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? क्या होगा इसका सही आंसर? थोड़ा गेस कीजिए आप सब भी साथ में। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दूसरा सप्तक। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं उसको जिस सप्तक में स्थान मिला है वह है दूसरा सप्तक। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। मैच कर लीजिए आप सब। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कहता है, आह मेरा श्वास है, उत्पत धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, ये जो तुम कहां हो नारी, ये पंक्तियां किस कवि की है? आह मेरा श्वास है, उत्पत धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहां हो नारी,
ये जो पंक्ति है वह किस कवि की है? मुक्तिबोध की है, दुष्यंत की है, गिरजा कुमार माथुर का है या अगे का है? गेस कीजिए फटाफट। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ब्रह्म राक्षस जो कविता है इसके रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध या गिरजा कुमार माथुर? तो ब्रह्म राक्षस कविता जो है वह किसकी है? तो है मुक्तिबोध की। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी आपका सही रहेगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए। शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? अगे, सर्वेश्वर, गिरजा कुमार माथुर या शमशेर? किस कवि ने यह रचना किया है शिला पंख चमकीले का? प्रश्न संख्या 17 सही आंसर आप लोगों ने गेस किया होगा आई थिंक। आंसर रहेगा गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? आपको पहचानना है वह कृति को जो कि विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति है। मछली घर, त्रास, मृग और तृष्णा, सूर्य का स्वागत। कौन सी काव्य कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मछली घर। ठीक है, मछली घर क्या है? काव्य कृति है और किसकी है? विजय देव नारायण शाही की। चल, प्रश्न संख्या 19 देखिए। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? कौन सा वर्ग है जो कि प्रयोगवाद का केंद्र है? मध्य वर्गीय लघु मानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या उपर्युक्त सभी? तो यहां पे सही आंसर अगर देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य वर्गीय लघु मानव, ये जो है प्रयोगवाद का केंद्र है। तो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 देखिए। अगे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, दो चीजों को याद रखना है आपको कि अगे का जो प्रथम काव्य संग्रह था वो कौन सा था? भग्नदूत। ठीक है, पहला आंसर यहां मिला। और दूसरा अगर आंसर देखें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो ये किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1933 में, 1933 में। ठीक है, अगे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत और 21 वर्ष प्रकाशित हुआ था 1933 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे डी आपका सही रहेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है हमें बूस्ट करता है आपके लिए इस तरह से एफर्ट लगाने में। अगला प्रश्न कहता है कि सांप आगे की एक कविता है, वो कैसी कविता है? भावात्मक है, व्यंग्य है, आदर्शवादी है या अर्थातवादी है? सांप। तो बिल्कुल आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर यहां से गेस किया होगा। सही आंसर रहेगा व्यंग्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 देखिए। धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था, वह किसका किया था? साप्ताहिक हिंदुस्तान का, सारिका का, धर्मयुग का, सरिता का? बताइए, गेस कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो वो बड़ी इशू है। आप यहाँ पे सीखने आए हैं तो जो चीजें नहीं आती हैं आपको कोशिश करनी है और उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल झंडा गाड़ देना है हर परीक्षा में। चलिए, यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन जो किया था वह किया था धर्मयुग का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी जो है सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं की वर्णन शैली जो है वह कैसी है? मुक्तिबोध की जो ब्रह्म राक्षस है और अंधेरे, ये जो कविताओं की वर्णन शैली है वह कैसी है? मिथकीय है, फैंटेसी है या पूरा कथात्मक है या बिंबात्मक है? कैसा है? कोशिश कीजिए सही आंसर पहचानने की। तो यहां पे जो सही आंसर इसका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। कैसा है? फैंटेसी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वेश्वर की काव्य रचना नहीं है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सर्वेश्वर की जो काव्य रचना नहीं है। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कांगों की घाटियां या मुक्ति मार्ग? तो यहां पे
सही आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है मुक्ति मार्ग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग और कांगों की घाटियां, ये सभी जो काव्य रचना है वह सर्वेश्वर की है, मुक्ति मार्ग उनकी नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुक्ति मार्ग की रचनाकार कौन है। आपको कमेंट करके बताना है मुक्ति मार्ग के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? अज्ञेय की है, प्रभाकर माचवे, रामविलास या मुक्तिबोध? तार सप्तक की जो परिकल्पना है वह किसकी बुद्धि की उपज है? तो यहां पे आई थिंक आप लोगों ने आंसर को फीड कर लिया है। तो यहां पे सही आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रभाकर माचवे। तार सप्तक की जो परिकल्पना है वह प्रभाकर माचवे की बुद्धि की उपज है। तो इस तरह से पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन जो है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।